सभी को नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धक और अकादमिक समस्या का समाधान हेतु ज्ञान दूत 2.0 के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है उत्पादन तथा उत्पादन के साधन और मैं हूँ आपका अपना ज्ञान दूत डॉक्टर कन्हैया लाल। सबसे पहले अपन देखते हैं उत्पादन का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। सामान्य बोलचाल की भाषा में उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु के निर्माण या सृजन करने से होता है, लेकिन जैसा कि आप सबको विदित है, हम पूर्व में भी कई अध्ययन कर चुके हैं और जिससे हमें एक बात भली भांति परिचित हो जाती है कि अर्थशास्त्र में प्रत्येक शब्द का अपना एक विशिष्ट अर्थ होता है। तो उत्पादन का अर्थ भी एक आम व्यक्ति के लिए किसी वस्तु का निर्माण या सृजन करना हो सकता है, लेकिन अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ बहुत ही विस्तृत एवं व्यापक है। अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्य न तो किसी वस्तु का निर्माण कर सकता है और न ही उसे नष्ट कर सकता है, वह तो केवल उसका रूप परिवर्तित कर सकता है। अतः अर्थशास्त्र में उत्पादन से आशय उपयोगिता के सृजन से है। इस प्रकार कोई भी प्रक्रिया अथवा क्रिया जो वस्तु को उपयोगी बनाती है, हम उसे अर्थशास्त्र में उत्पादन कहते हैं। अब यहाँ पर पूर्व के टॉपिक में हमने उपयोगिता शब्द को भी विस्तार से पढ़ा था। यदि उपयोगिता के संबंध में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप पूर्व के हमारे इस उपयोगिता के संबंध में जो वीडियो अपलोड किए हैं उनको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ अपन वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। उत्पादन का अर्थ है किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना। अब देखते हैं अपन कुछ प्रमुख परिभाषाएं जिससे आपको उत्पादन का अर्थ और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। प्रोफेसर फेजर के अनुसार यदि उपभोग का अर्थ उपयोगिता को नष्ट करना है तो उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है। बहुत ही काव्यात्मक भाषा है, लेकिन बहुत ही अच्छी परिभाषा है, सिंपल सी। जैसा यदि प्रोफेसर फेजर बताते हैं कि यदि हम जब किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है, या फिर उसको अपन कह सकते हैं उसका रूप नष्ट हो जाता है, तो उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है। जैसे आपने भोजन ग्रहण किया तो आपने उसमें उपयोगिता ले ली, तो इसी प्रकार यदि आप भोजन बना रहे हो, इसका मतलब आप उसमें उपयोगिता का सृजन कर रहे हैं। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा का अध्ययन करना भी यहाँ बहुत प्रासंगिक होगा। प्रोफेसर मार्शल लिखते हैं कि मनुष्य भौतिक वस्तुओं का सृजन नहीं कर सकता, वह मानसिक एवं नैतिक क्षेत्र में नए नए विचारों को जन्म भले ही दे सकता है, परंतु जब भौतिक वस्तुओं के निर्माण की बात आती है तो वह केवल उपयोगिता का सृजन और निर्माण कर सकता है। जैसा कि प्रोफेसर मार्शल भी बताते हैं कि मनुष्य वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। मैन कैन नॉट बी मेड फिजिकल गुड्स। मनुष्य वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता, केवल उनमें उपयोगिता का सृजन या निर्माण कर सकता है। तो अब अपन एक कंक्लूजन के रूप में देखें कि भाई उत्पादन होता क्या है। तो देखिए, उत्पादन का एक सीधा सरल अर्थ होता है किसी भी वस्तु अथवा सेवा में आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना। यहाँ पर आप देखिए, मैंने आर्थिक शब्द को बोल्ड और थोड़ा गहरा किया है। ये आपको ये बताने के लिए कि किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना और किसी वस्तु में आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना दो अलग अलग बातें हैं। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से बताता हूँ। जैसे मैं एज ए टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं उनमें उपयोगिता का सृजन कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन चूँकि वो हमारे फैमिली मेम्बर है तो मैं उनको पढ़ाने के लिए पैसे नहीं ले रहा हूँ। यानी मेरे द्वारा मेरे बच्चों को पढ़ाना उपयोगिता का सृजन तो है, लेकिन उसमें चूँकि पैसा का लेन देन नहीं हो रहा है तो आर्थिक उपयोगिता का सृजन नहीं है। तो अर्थशास्त्र ये मानता है कि यदि आपने आर्थिक उपयोगिता का सृजन नहीं किया, उसका कोई मूल्य नहीं है, तो वो उत्पादन नहीं है। अब मैं जब अपने विश्वविद्यालय में या अपने कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, चूँकि वहाँ पर भी पढ़ाई वही करवा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरे द्वारा पढ़ाने के कारण
मुझे वेतन के रूप में आय प्राप्त होती है, तो वहाँ पर आर्थिक उपयोगिता का सृजन हो रहा है। शख्स मैं ही हूँ, दो जगह पढ़ाता हूँ। जब मैं स्वयं के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तब केवल उपयोगिता का सृजन है, उसमें आर्थिक उपयोगिता नहीं है। लेकिन जब मैं कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे वेतन के रूप में पैसे मिलते हैं, इसलिए वहाँ पर मेरे द्वारा बच्चों को पढ़ाना आर्थिक उपयोगिता का सृजन कहलाता है। तो अर्थशास्त्र ये मानता है कि केवल उपयोगिता का सृजन उत्पादन का आधार नहीं हो सकता। उत्पादन होने के लिए उपयोगिता कैसी होनी चाहिए? आर्थिक। यानी आप आर्थिक उपयोगिता का सृजन करोगे तभी हम उसे उत्पादन की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। अब इसी बात को आप अपने घर पर अप्लाई कीजिए। जैसे हम सबकी मम्मी जब हमारे घर पर काम वो कर रहे हैं तो चूँकि वो अपना स्वयं का घर है, इसलिए वहाँ पर उनके द्वारा पूरे परिवार को जो संभाल की जाती है उसका कोई मूल्य नहीं होता। हालांकि उनकी उपयोगिता में वृद्धि होती है लेकिन उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, इसलिए उनके द्वारा घर पर किए गए कार्य को हम उत्पादन की श्रेणी में नहीं रखते। लेकिन जब अपनी मम्मी घर के अलावा जैसे मान लीजिए कृषि कार्य में कार्य करते हैं या मजदूरी के रूप में कार्य करते हैं, तो वहाँ पर उनको मेहनताना मिलता है, तो उनके द्वारा वहाँ पर किया गया कार्य चूँकि आर्थिक उपयोगिता का सृजन करता है, इसलिए उनके उस कार्य को उत्पादन के रूप में मान्यता दी जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको उत्पादन के अंतर्गत आर्थिक उपयोगिता और केवल उपयोगिता का अंतर समझ में आ गया होगा। इसलिए उत्पादन होने के लिए आर्थिक उपयोगिता होना नितांत आवश्यक है। फिर अपन देखते हैं कि भाई उपयोगिता का सृजन कैसे होता है। तो देखिए, अर्थशास्त्र में खूब सारी विधियां हैं जिनके माध्यम से आपको समझ में आ जाता है कि हम किसी भी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन कैसे करें। तो यहाँ पर उपयोगिता का सृजन करने की बहुत सारी विधियां हैं और अपन उन विधियों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली है रूप परिवर्तन द्वारा। इसमें क्या होता है, जब आप किसी वस्तु के आकार अथवा रूप में परिवर्तन करके उसे पहले की तुलना में अधिक उपयोगी बनाते हैं तो उसे रूप परिवर्तन द्वारा उपयोगिता का सृजन कहा जाता है। अब रूप परिवर्तन द्वारा कैसे, तो अपन एक छोटे से उदाहरण से देखते हैं। जैसे मान लीजिए जंगल में एक पेड़ खड़ा है, आपने उस पेड़ को काटा और उसको काट कर छील कर एक फर्नीचर के रूप में कन्वर्ट किया। तो वो जो पेड़ खड़ा था उसको आपने फर्नीचर के रूप में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर आपने उस पेड़ के तने को एक फर्नीचर के रूप में जब कन्वर्ट किया है तो फर्नीचर के रूप में उसकी जो वैल्यू बढ़ गई, उसी को अपन रूप परिवर्तन द्वारा उपयोगिता का सृजन कहते हैं। इसी प्रकार जैसे रुई है, उससे अपन धागे और धागे से फिर कपड़ा बनता है, तो यह भी रूप परिवर्तन का एक उदाहरण है। दूसरा हम देखते हैं स्थान परिवर्तन द्वारा। कई बार ऐसा होता है कि हम वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह उसकी जगह या उसका स्थान परिवर्तित करके भी उसकी उपयोगिता में वृद्धि कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण भी लिखा हुआ है, जैसे रेत का, बालू का। हालांकि वैसे आप देखोगे एनवायरनमेंट के हिसाब से तो बालू रेत में नदी में उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, बट चूँकि मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको बता रहा हूँ। तो जैसे नदी में पड़ी हुई रेत एक अनुपयोगी हो सकती है, लेकिन वही रेत जब जहाँ पर निर्माण कार्य होता है वहाँ पर पहुँचाई जाती है तो उसकी कुछ आर्थिक वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, मतलब रेत तो रेत ही है, हमने उसका कोई रूप नहीं बदला, लेकिन हमने क्या किया, उस रेत को एक जगह से दूसरी जगह पर केवल क्या किया है, स्थानांतरित किया है। तो ऐसे में केवल उसकी जगह बदलने के कारण उसके जो रूप परिवर्तित हुआ है, उसकी जो जगह परिवर्तन हुआ है, उससे उसकी उपयोगिता में जो वृद्धि हुई है उसी को अपन स्थान परिवर्तन द्वारा उपयोगिता का सृजन कहते हैं। इसमें हमने क्या किया, वस्तु को केवल एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाते हैं और उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। फिर इसकी अगली विधि है समय परिवर्तन द्वारा। कुछ वस्तुओं को अपन क्या करते हैं कि स्टोर करके रखते हैं, और जब
थोड़े समय बाद में उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, तब अपन उनका क्रय विक्रय कर लेते हैं, तो उससे उनका क्या होता है, मूल्य बढ़ जाता है। जैसे आपने अक्सर सुना भी होगा, चावल जितने पुराने होते हैं उतनी उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से शराब जितनी पुरानी होती है उतनी उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे चावल आज अपन ने खरीद कर रख लिए या अपन ने उत्पादन किया तो अपने घर पर उसको रख लिए, जब थोड़ा समय निकला उसके बाद में उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ाने का एलिमेंट कौन सा था, समय। समय के साथ साथ उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती गई और नतीजा क्या हुआ कि जो चावल पहले सस्ता था वही जब पुराना चावल के रूप में हुआ तो उसकी वैल्यू भी बढ़ गई। तो यहाँ पर समय ज्यों ज्यों बीतता जाएगा उसकी उपयोगिता या आर्थिक मूल्य बढ़ता जाएगा। तो ये होता है समय परिवर्तन द्वारा उपयोगिता का सृजन। फिर चौथी विधि है अधिकार परिवर्तन द्वारा। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति उसके अधिकार को परिवर्तित कर लेता है और अधिकार परिवर्तित या उसका स्वामित्व परिवर्तित होने से उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं कोई नोट्स तैयार करता हूँ, ठीक है, अब वो नोट्स मेरी कॉपी में लिखे हुए हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो मेरे तक ही सीमित है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, उस नोट्स को पब्लिशर को दे देता हूँ, पब्लिशर उसे प्रिंटिंग के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो आप उसको क्या करोगे, उन नोट्स को खरीदोगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो जो नोट्स मेरे थे मैंने उसको बुक फॉर्मेट में लिया और वो बुक पब्लिशर ने आप तक पहुँचाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा स्वामित्व मैंने उसको हस्तांतरित किया कि भाई आप इसके पब्लिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो स्वामित्व परिवर्तन किया है उससे कल तक वो केवल एक नोट्स थे, लेकिन आज किताब के फॉर्मेट में आप तक पहुंच गए हैं और उसका एक आर्थिक मूल्य भी होता है। इस प्रकार ये जो मैंने अपना स्वामित्व त्यागा है और उससे जो स्वामित्व बदला है उसकी वजह से जो आर्थिक मूल्य का सृजन हुआ है वो उपयोगिता सृजन है। किसके द्वारा, अधिकार परिवर्तन या स्वामित्व में परिवर्तन द्वारा। हमारी अगली विधि है सेवा प्रदान करके। इसमें क्या होता है कि सेवा के माध्यम से हम किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं आती, वो पहली बार ज़िंदगी में इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है। अब एज ए टीचर मैं उसको इकोनॉमिक्स सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, अपनी सेवाएं उसको दी है, मैंने उसको पढ़ाया, मतलब अपनी सेवाएं उसको प्रोवाइड की है और फिर उसकी वजह से उसके जो ज्ञान में या उपयोगिता में वृद्धि हुई है। तो ये वाला जो उदाहरण है वो अपने आता है सेवा प्रदान करके। तो इसमें आप सभी प्रोफेशनल या जो अपने सर्विसेज वाले हैं उनको शामिल कर सकते हैं। जैसे सीए आपको इनकम टैक्स संबंधी अच्छी सलाह दे सकता है, जीएसटी संबंधी सलाह दे सकता है, डॉक्टर आपको आपके हेल्थ के बारे में अच्छी सलाह दे सकता है और उससे आपकी उपयोगिता में वृद्धि होती है। तो ये भी हमारे उपयोगिता सृजन की एक विधि है, सेवा प्रदान करके। फिर जो अगली विधि आती है ज्ञान वर्धन द्वारा। इसमें क्या होता है कि जब तक इसमें कोई चीज़ ऐसी है जैसे आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके घर पे आसपास या आपके बगीचे में कोई चीज़ या कोई पौधा उगा हुआ है, अब उस पौधे के गुण आपको पता नहीं है, लेकिन ज्यों ही किसी ने आपके आके बता दिया कि ये पौधा तो उस दवाई में काम आता है, तो अब क्या हुआ, आपको ज्यों ही आपके ज्ञान में वृद्धि हुई कि भाई फला पौधा उस बीमारी के रूप में काम में आता है, तो इससे है आप उस पौधे की इम्पोर्टेंस स्वतः ही बढ़ गई। हालांकि वो पौधा पहले से वहाँ एग्जिस्ट था, आपके गार्डन में पहले से खड़ा था, लेकिन आपको पता नहीं था कि ये किस काम आता है, और ज्यों ही आपको पता चला त्यों ही उसकी तुरंत उपयोगिता बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ, आपके ज्ञान में वृद्धि होने से उसकी उपयोगिता बढ़ गई है। तो जब ज्ञान में वृद्धि के कारण किसी भी वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है तो उसे ही ज्ञान वर्धन द्वारा उपयोगिता सृजन कहते हैं। इसका अपन एक छोटा सा उदाहरण और ले सकते हैं। जैसे अभी कोरोना काल समय गया है, तो कोरोना में हमें ये पता चला कि भाई जैसे अपने हैं शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हैं तुलसी भी काम आती है, या फिर दूसरी जड़ी बूटियाँ जो हमारे घर के आसपास में थी वो पहले से पेड़ पौधों पर लगी हुई थी, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं था। तो चूँकि ज्यों ही ये बीमारी आई हमें इसके बारे में ज्ञान हुआ
कि भाई ये जड़ी बूटी इस दवाई में भी काम आती है। तो इससे क्या हुआ कि हमारे लिए उस पौधे की इम्पोर्टेंस बढ़ गई, और ऐसे में जो ही उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई तो वो हमारे लिए अधिक उपयोगी हो गया। तो इस प्रकार ज्ञान के माध्यम से भी उपयोगिता का सृजन होता है। ये है उत्पादन के महत्व या लाभ के कुछ बिंदु जो नॉर्मल सा आप और हम सब भली भांति जानते हैं, केवल मैं इनको जस्ट आपके लिए पॉइंट आउट कर लेता हूँ। जैसे उत्पादन की क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये मानवीय आवश्यकता की पूर्ति का आधार है। सीधी सट बात है, इंसान की जो ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति उत्पादन से ही होगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए अपने को कोई चीज़ चाहिए तो उसका उत्पादन होगा, हम उसका उपभोग करेंगे। तो उत्पादन मानवीय आवश्यकता की पूर्ति का आधार है। उत्पादन होगा तो उससे रोजगार भी होगा, लोगों की आय में भी वृद्धि होगी, और लोगों की आय में वृद्धि होगी तो लोगों के जीवन स्तर में भी स्वतः ही वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि उत्पादन ज़्यादा स्तर पर होगा तो सरकार को भी राजस्व के रूप में वृद्धि होगी, और जब सरकार के राजस्व बढ़ेंगे तो देश का आर्थिक विकास और वृद्धि भी बढ़ेगी। साथ ही साथ उत्पादन की गतिविधि बढ़ने पर व्यापार का भी विकास होगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बढ़ेगा, और कुल मिलाकर एक देश में राजनीतिक स्वतंत्रता और सुरक्षा की स्थिति बनी रहेगी। इस बात को, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, आप आज के परिदृश्य में समझ सकते हैं श्रीलंका का उदाहरण से। आपको ध्यान है कि इस समय श्रीलंका में इमरजेंसी घोषित की गई है, क्योंकि श्रीलंका के ऊपर इतना ज़्यादा ऋण भार आ गया है कि उसको चुकाने के लिए उसके पास में फॉरेन रिजर्व पर्याप्त नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि उसको चाइना का ऋण चुकाना है, उसके पास में पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है नहीं। तो आप देखिए, अब उसको अपने राजनीतिक स्वतंत्रता और सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि बाय डिफॉल्टर होने पर चाइना अपनी मनमानी उसके साथ कर सकता है। तो उत्पादन बहुत बड़ी चीज़ है। आपका देश जब तक इकोनॉमिक रूप से फ्रीडम प्राप्त नहीं करेगा तब तक आप पॉलिटिकल फ्रीडम भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये हमारे उत्पादन के कुछ महत्व के बिंदु थे। फिर अपन देखते हैं कि अब अपना इसका जो सेकंड पार्ट है, उत्पादन के साधन यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये वाला जो अभी पहला पोर्शन अपन ने पढ़ा था वो क्या था, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन। और ये जो दूसरा वाला भाग है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, उत्पादन के साधन। क्योंकि आपने इसका टाइटल भी देखा होगा, उत्पादन तथा उत्पादन के साधन। तो यहाँ से अपन उत्पादन के साधनों को देख रहे हैं, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अब देखते हैं कि उत्पादन के साधन क्या होते हैं। उत्पादन के साधनों में उन समस्त तत्वों को शामिल किया जाता है जो उत्पादन क्रिया में सहयोग करते हैं। तो यह एक सिंपल सी बात मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई होगी कि भाई आपसे कोई पूछे कि उत्पादन के साधन है क्या, तो कुछ खास नहीं। हर एक ऐसी वस्तु जो उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान देती है हम उसको क्या कहेंगे, उत्पादन के साधन। यहाँ पर प्रोफेसर जे.के. मेहता की परिभाषा भी बहुत सटीक है जो उन्होंने लिखी है। वो लिखते हैं, जो वस्तु उत्पादन में सहायक होती है वह उत्पादन का साधन कहलाती है। शॉर्ट एंड स्वीट, प्रत्येक ऐसी वस्तु जो उत्पादन क्रिया में सहायक होती है, उत्पादन प्रक्रिया में अपना कंट्रीब्यूशन देती है, अपना योगदान देती है, अपना रोल प्ले करती है, वो सारी की सारी वस्तुएं उत्पादन के साधन कहलाती है। इस प्रकार यदि अपन कंक्लूजन के रूप में कहना चाहे तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक ऐसी वस्तु जो उत्पादन प्रक्रिया में डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपना कंट्रीब्यूशन करती है उसे हम उत्पादन के साधन कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि उत्पादन के साधनों की प्रमुख विशेषता क्या है। तो सबसे पहली है, उत्पादन के साधन मूल्य सृजन में सहायक होते हैं। ये बिल्कुल जैसा हमने पहले वाले मीनिंग में भी जिक्र किया था, जब तक उस उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा वो उत्पादन नहीं कहलाएगा। इसलिए उत्पादन के साधन क्या करते हैं, किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य सृजन में सहायक होते हैं। तो उत्पादन के साधनों की वजह से उसका मूल्य सृजन होता है। फिर दूसरी जो चीज़ लिखी है वो हम सभी जानते हैं कि नॉर्मली हमारे लिए उत्पादन के साधनों का जो मतलब होता है वो भूमि, संगठन, पूंजी, श्रम, साहस, यही हमारे लिए उत्पादन के साधन कहलाते हैं, जो उसके बेसिकली मेजर क्राइटेरिया है। फिर जो अगली विशेषता है वो थोड़ी ध्यान से सुनना। उत्पादन के साधनों की पूर्ति मीन्स सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
उनकी मांग की तुलना में सीमित है। इसका मतलब उत्पादन के जो साधन है उनकी पूर्ति तो कम है और उनकी मांग ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास में जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है और उनकी डिमांड ज़्यादा है। उत्पादन के साधन कई तत्वों से प्रभावित होते हैं, जो बिल्कुल एक्सटर्नल और इंटरनल बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो उत्पादन के साधनों को प्रभावित करते हैं। फिर अपन देखते हैं उत्पादन के साधनों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार, जो अपने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, वो क्या मानते थे कि भाई उत्पादन के 3 ही साधन होते हैं, भूमि, श्रम और पूंजी, जिसमें से उन्होंने भूमि को एक आधारभूत साधन माना था, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि भूमि के बिना उत्पादन करना संभव नहीं है। इसलिए यह तो उत्पादन का एक नितांत अनिवार्य आवश्यक तत्व है। दूसरे तरफ इन्होंने ये भी कहा है कि भूमि एक निष्क्रिय साधन है जबकि श्रम एक सक्रिय साधन है। तो यहाँ पर मैं इन शब्दों को आपको समझाऊँ तो ऐसा कह सकता हूँ कि भाई भूमि खुद स्वयं कोई पैदा नहीं कर सकती, लेकिन श्रमिक न केवल स्वयं काम करता है बल्कि वह दूसरों से कार्य करवाने की क्षमता भी रखता है। तो ये वर्गीकरण था प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार, जिनके अनुसार उत्पादन के 3 साधन होते हैं, भूमि, श्रम और पूंजी। भूमि अनिवार्य तत्व था और इन्होंने भूमि को निष्क्रिय और श्रम को सक्रिय तत्व माना है। फिर प्रोफेसर जे.एस. मिल और चैपमैन ने भी उत्पादन के साधनों का वर्गीकरण किया है और वो बताते हैं कि उत्पादन के केवल 2 ही साधन होते हैं, भूमि और श्रम। क्योंकि इन्होंने इनको ही दोनों को उत्पादन के साधन के रूप में रखा था और संगठन और साहस को श्रम के ही विशिष्ट साधन के रूप में रखा था। तो प्रोफेसर जे.एस. मिल और चैपमैन के अनुसार उत्पादन के कितने साधन हैं? केवल 2, भूमि और श्रम। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उत्पादन के साधनों का वर्गीकरण, तो प्रोफेसर मार्शल ने उत्पादन के साधनों को 4 भागों में बांटा था प्रारंभ में, हाँ, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। बाद में प्रोफेसर मार्शल ने संगठन को 2 भागों में और बांटा, प्रबंध और साहस। तो इस प्रकार वर्तमान में आप जो उत्पादन के 5 साधनों का जिक्र करते हैं, कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन तथा साहस। तो ये जो उत्पादन के 5 साधन है, ये किसने प्रतिपादित किए थे? प्रोफेसर मार्शल ने। तो उत्पादन के 5 साधनों को देने वाले अर्थशास्त्री कौन है? अपने प्रोफेसर मार्शल। फिर आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार देखें तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण इस बारे में थोड़ा सा भिन्न है। वो मानते हैं कि उत्पादन के साधन तो अनगिनत है, क्योंकि प्रत्येक वह साधन जो उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहा है वह सभी के सभी उत्पादन के साधन है। इसलिए उनका वर्गीकरण करना आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उचित नहीं है। इनके अनुसार समस्त साधन जो उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देते हैं, हम उनको उत्पादन का साधन मान लेते हैं। फिर उत्पादन के साधनों के बारे में एक नवीन विचार भी रखा है प्रोफेसर विजर। प्रोफेसर विजर जो कि ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री है, उन्होंने उत्पादन के साधनों को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला विशिष्ट साधन और दूसरा अविशिष्ट साधन। विशिष्ट साधन से प्रोफेसर विजर का तात्पर्य है ऐसे साधन जो पर्टिकुलर एक ही काम में प्रयोग लिए जा सकते हैं, जैसे रेल इंजन, तो वो केवल रेलगाड़ी को चलाने में काम आएगा। लेकिन दूसरा इन्होंने कहा है अविशिष्ट साधन। तो अविशिष्ट साधन क्या है? ऐसे साधन जिसका प्रयोग आप किसी भी या बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिक अंतर समझ में आया। विशिष्ट साधन जो केवल एक स्पेशल कार्य के लिए बनाए जाते हैं या कार्य करेगा, और अविशिष्ट साधन उसका तात्पर्य है कि ऐसे साधन जिसका प्रयोग बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं या उनको अलग अलग कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे रेल इंजन केवल रेलगाड़ी चलाएगा तो वह विशिष्ट साधन है, जबकि इंजन दूसरी ओर वहाँ पर उससे अपन के कार और चीज़ें चला सकते हैं, तो वो अविशिष्ट साधन है। तो इस प्रकार विशिष्ट साधन जिसका प्रयोग अपन विशिष्ट कार्य में करेंगे और अविशिष्ट साधन जिसका प्रयोग आप एक से अधिक कार्यों में कर सकते हैं। इसको आप एक सरल एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं।
विशिष्ट साधन जैसे इंजीनियर है जो इंजीनियरिंग का काम करेगा। अविशिष्ट साधन जैसे अकुशल श्रमिक है, अनस्किल्ड लेबर है, जिससे आप पत्थर भी उठवा सकते हैं, कुछ खुदाई का काम भी करवा सकते हैं, या और कोई मतलब उससे दूसरा कार्य भी करवा सकते हैं। तो ये वर्गीकरण विशिष्ट और अविशिष्ट साधन का प्रोफेसर विजन ने दिया है। इस प्रकार उत्पादन के जो मुख्य साधन है वो हमारे 5 हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, साहस तथा संगठन। धन्यवाद।